हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस लाऊंगा। साइंटिफिक एनालिसिस मतलब स्टैटिस्टिकली प्रीवियस ईयर्स जेई एडवांस के जो टॉपिक हैं उनको देख करके मैंने क्या किया, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, 17 टॉपिक्स में डिवाइड किया फिजिक्स को। ठीक है, और उसमें मैंने कम से कम 6 साल के पेपर्स देखे, दोनों पेपर्स, और वो देख करके स्टैटिस्टिकली उनको वेटेज असाइन किया। वेटेज असाइन करने के बाद फिर उनकी हायरार्की की। मतलब कौन सा ज्यादा, जो येलो कलर से आप देख रहे हैं ये पेज भाई मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके काम की चीज आपको पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत करिए। ये वाला छोड़ करके ये रैंकिंग मैंने दी बच्चों, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हवा में बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर साइंटिफिकली अपन ने लॉजिकली काम किया है, तो आप इस पर बिंदास फेथ कर सकते हैं। आपका फेथ पाने के लिए ये काम आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसको मैंने वापस से अरेंज कर दिया है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर, यस, ये वही वाले टॉपिक है जिनकी मैंने नंबरिंग की थी। वापस से मैंने मेहनत की थोड़ी सी बच्चों, उसको वापस से 1 2 3 में लिख दिया। एक और बात, यहां अगर देखेंगे तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म था, ईएमआई, एसी, जियो, इनके फुल फॉर्म मैंने लिखे और इस तरीके से मैंने इनको वापस से रीअरेंज किया। इसका पीडीएफ बच्चों मैं आपको दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो नंबर 1, डायमेंशन, एरर एंड एक्सपेरिमेंट, मैं एक एक करके इन पर आना चाहूंगा, बहुत जरूरी है बताना, इसलिए आना चाहूंगा। पता है मैंने काफी टाइम लगा यार, मतलब लगातार मैं 3 से 4 घंटे बैठा हूं और ये एनालिसिस की है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पता है हर साल एक डायमेंशन का क्वेश्चन आया है, हर साल। तो बच्चों ये छोटी सी चीज है, डायमेंशन के फॉर्मूले जितने याद कर सकते हो ना, जितने याद कर सकते हो, टिप पर आने चाहिए। टिप पर पेपर देखो, खड़ाक से डायमेंशन वाला क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो। मतलब फ्री के मार्क्स हैं, ये पेपर लीक टाइप की चीज है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एरर एंड एक्सपेरिमेंट को भी मैंने उसी में शामिल कर लिया है, और एरर एंड एक्सपेरिमेंट में भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक, वो नंबर 1 पर। नंबर 1 पे क्यों? कम मेहनत ज्यादा वेटेज, मेहनत कम ज्यादा। और डायमेंशन में क्या मेहनत है यार, सोचो ना। तो इस कारण से नंबर 1 पर। नंबर 2, थर्मोडायनामिक्स। अरे भाई साहब मजा आ गया, बताए जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मतलब गजब रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे कि अरे यार ये छोटा सा टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, मतलब बच्चे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, अगर इस पे कोई बच्चा ढंग से पढ़ ले तो सोचो सेकंड नंबर पे आ रहा है। और वेटेज वाइज बोलूं ना तो ये फर्स्ट जो लिखा है ना उससे भी ऊपर है। पता है सेकंड पे क्यों आया है? क्योंकि डायमेंशन बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पे रखा है। एक्चुअली में थर्मोडायनामिक्स को फर्स्ट पे रखना चाहिए था, इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स ना अटैक करो, आज तक अगर नहीं किया है ना कमांड कर लो, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। तो और आसान है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा ही है आपने, तो फटाफट इसको पढ़ डालो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे, ये तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया है? क्योंकि हर साल क्वेश्चन आए, पहली बात। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात, सिंपल है, मतलब मेमोरी ज्यादा, याद ज्यादा करना है। याद करिए फटाफट फटाफट, और बहुत तेजी से खत्म होंगे। मतलब इनको पढ़ा, क्विक रिवीजन किया, और हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। एक बड़ा सा चार्ट बनाइए, फॉर्मूले लिखना शुरू करिए उस पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सीओएम, इंपल्स मोमेंटम एंड रोटेशन। मतलब आप जिसको हम लोग इतने समय में पढ़ते हैं वो चौथे नंबर पर आ रहा है, सीओ, सेंटर ऑफ मास, इंपल्स मोमेंटम एंड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको ये 5वें नंबर पर। फ्लूइड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। एक्चुअल में नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज देखे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि इसको रिवाइज करने में टाइम कितना लगेगा, उसका ध्यान रखते हुए मैंने 7 नंबर पे इसने अपनी रैंकिंग पाई है। 8th पे है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। 9th पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th पे हीट, इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन प्लस हीट ट्रांसफर। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज भी बता देता हूं बच्चों, ये बात नोट कर लेना, ये इसमें लिखी नहीं मैंने, हीट ट्रांसफर का वेटेज सबसे ज्यादा है। आगे है वेव, वेव में भी बता देता हूं, वेव में सबसे ज्यादा वेटेज है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, इस बात को आप मेंशन कर लीजिएगा। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर करें हम लोग, हाँ जी। इसके बाद आता है वेक्टर,
काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क पावर एनर्जी, ये सबको एक में रखा हुआ है। तो फटाफट रिवाइज करना है, 12th नंबर पे आ रहा है, ज्यादा समय नहीं देना है, मतलब जितना समय पढ़ने में दिया था उस रेशियो में समय नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कमाल की चीज है, सोचो तो सही, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी दोनों लगभग आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद एसएचएम एंड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, अच्छा ग्रेविटेशन के बाद खास बात समझिए, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है बच्चों तो ग्रेविटेशन खटाक से होगा, बहुत तेजी से रिवाइज होगा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो ये सीक्वेंस मैंने बनाई है, देख लीजिए। टोटल अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर वो देखेंगे, पार्ट 17 पार्ट है जैसा कि मैंने आपसे बोला था। अब आपको इसी ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस देना है टॉपिक को, मतलब सबसे पहला वाला सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार, दूसरा वाला उसके बाद। अब वो आप डिसाइड करिएगा कि किस ऑर्डर में इसे आप पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड मैंने क्यों बनाई है जरा वो समझिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मैंने आपसे बोला था कि बच्चों आपको ये तो हो गया टॉपिक तैयार करने वाली बात। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था हर दिन एक सब्जेक्ट का 1 घंटे का आप टेस्ट देंगे, ठीक। उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, मैंने आपसे बोला था ना, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, ये बात मैंने बताई थी ना। तो एनालिसिस उसकी कैसे करेंगे ये अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, उसमें होने वाली जो एरर है, मतलब आपने जो पेपर दिया है उसमें होने वाली एरर कई तरीके की हो सकती है। उसमें से पहली एरर कैलकुलेशन एरर और दूसरी कॉन्सेप्चुअल एरर। मैंने 2 पार्ट में इस एरर को डिवाइड किया है। तो कैलकुलेशन एरर में भी ऐसा नहीं है कि, कई बार नहीं होता है हम लोग ये बोल देते हैं कि क्या यार कैलकुलेशन एरर हो गई यार, और ये बोल करके निकल लेते हैं। नहीं, अब इस 1 महीने वो समय नहीं है कि हम कैलकुलेशन एरर बोल करके निकल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों अब आपको क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन एरर बोल करके काम नहीं बनने वाला। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये कैलकुलेशन एरर दोबारा तो नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट, चेक योर करस्पॉन्डिंग रफ वर्क, अपना रफ वर्क चेक करिए और उस रफ वर्क को देखना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रफ वर्क जो आपने 45 मिनट्स में मैंने बोला था ना पेपर देने को बच्चों, और मैंने कहा था आपसे एनालिसिस करने के लिए बोला था। तो जो 45 मिनट्स में बोला था उसके बाद मैंने कहा था एनालिसिस करिएगा, तो रफ वर्क अपना संभाल के रखिएगा और हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग रफ वर्क देखिए कि कैलकुलेशन एरर हुई कहां है एक्चुअल में। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप रफ वर्क देखेंगे ना तो आपको पकड़ में पता है क्या आएगा, कि आपने कोई स्टेप खाया होगा, और कसम खाइए कि अब स्टेप्स नहीं खाएंगे, मतलब छोटे से छोटा स्टेप भी आप लिखते जाएंगे। पता है उससे समय आपका ज्यादा नहीं लगेगा, ऐसा फील आता है समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में समय आपको ज्यादा नहीं लगेगा, एक्चुअल में समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, अपना रफ वर्क देखिएगा, काफी चीजें तो रफ वर्क देख के समझ में आ जाएंगी आपको क्या करना है, ठीक है बच्चों। दूसरा अगला पॉइंट है ड्यू टू टाइम मिसमैनेजमेंट। ये चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है, रफ वर्क देखने के बाद ये भी देखिए कि जल्दीबाजी में आपने खटाखट कोई कैलकुलेशन एरर की है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसका सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या, 45 मिनट्स में पेपर दिलवा इसीलिए रहा हूं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं, ठीक। आगे बात, ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कई बार क्या होता है कंसंट्रेशन के लैक होने के कारण हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन पहले पता कैसे करें, तो वो आप अपना रफ वर्क देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस जगह पे मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था, मतलब कहीं और मेरा मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, मैं कोई आवाज आ रही थी या किसी कारण से मैं डिस्टर्ब हुआ था। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करें, जब भी कंसंट्रेशन आपका, पहले तो कोशिश करें उससे बचने की। उससे बचने का तरीका क्या है, उससे बचने का तरीका ये है कि कॉपी जो है, पेन जो है ना वो कॉपी से हटाए नहीं। आप पेन कॉपी से हटाएंगे ना तो आप कंसंट्रेशन आपका लूज होने के चांसेस रहेंगे। होता क्या है कि हमारे जो दिमाग है ना, वो जब आप पेन से यूज करते हुए कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस पर ज्यादा फोकस होना शुरू हो जाता है। तो पेन अपना कॉपी पे रखे रहे, उसको मत हटाएं, आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। उसके बावजूद भी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट का पॉज दे, गहरी सांस लें, पानी पिए और उसके बाद वापस से करना शुरू कर दे जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है किसी कारण से, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाइड। अब अगर आपने रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई किया है, रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई का मतलब यह है कि फॉर्मूला कैलकुलेशन एरर वाले पार्ट में है, ध्यान रख लेना, फॉर्मूला सही था लेकिन आपने अप्लाई गलत किया। क्या अप्लाई गलत किया, वैल्यूज जब डाल रहे थे तो गलत डालिए,
तो उसको भी आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो कंसंट्रेशन के कारण तो नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन लूज होने के कारण तो नहीं हो रहा है। तो ये भी चेक करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंसंट्रेशन लूज होने के कारण आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया हो। ठीक, चेक टॉपिक वाइज कंसंट्रेशन, ये देखिए जरा, चाहे इसका मीनिंग समझिए। चेक टॉपिक वाइज कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार कैलकुलेशन एरर ज्यादा हो रही है। यदि हो रही है ना तो नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, इसका मतलब है उस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस लूज है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर उस टॉपिक में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें आपसे गलती होती रहेगी। तो कंसंट्रेशन जरूर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा कैलकुलेशन एरर हो रही है, इसका मतलब उसकी थ्योरी को पढ़ना है, उस पर आपको वापस से कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय द क्वेश्चन, अब आप ये जरूर देखें, अपने रफ वर्क में भी देखें और ये भी समझने का प्रयास करें कि आखिरकार कितना उस क्वेश्चन में समय दिया है, उसके बाद एरर हुई है। मतलब बहुत कम समय दिया है, एरर हुई है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, इसका मतलब आपके पास समय टाइम मैनेजमेंट में चला जाएगा। और ज्यादा समय दिया है फिर भी हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस लूज है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दूसरी जो एरर है वो है कॉन्सेप्चुअल एरर। तो इस पर बेस्ड नेक्स्ट स्लाइड है कि कॉन्सेप्चुअल एरर क्या है, मतलब कैसे पकड़ें इसे, उस पर कैसे अपन काम वर्क करें। तो फाइंड द चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल एरर हुई है, कॉन्सेप्चुअल एरर सर होती क्या? अरे होती ये है कि आपने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया या फिर आपने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, तो कॉन्सेप्चुअल एरर कहलाएगी। आपको लगाना था वर्क पावर एनर्जी, आप लगा रहे थे वहां पर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर कैसे आएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल एरर, या आपको समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन कैसे होगा, तो कॉन्सेप्चुअल एरर के अंदर ही आएगा वो क्वेश्चन। ठीक, चेक योर एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ रफ वर्क। अब एल्गोरिथम क्या होती है सर? एल्गोरिथम बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, नाम से ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई चीज हो। एल्गोरिथम का एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है कि एक पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 मीटर उसका मास है 1 किलोग्राम, 10 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक, आपने कहा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी और आंसर आ गया। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम ये होती है कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों अप्लाई किया, आपको कैसे पता चला वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना था, वो लिखना है आपको। तो आप पता है क्या लिखोगे यहाँ पर? वेलोसिटी पूछी गई है कुछ डिस्टेंस के बाद, टाइम के बारे में बात नहीं की गई है। दैट मींस द ओनली ऑप्शन इज टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम और न्यूटन्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स, यही हमारे पास बचता है। याद हो तो ये आपके सर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहां लगानी है। देखने का सबसे अच्छा तरीका, लोकेशन वर्सेस वेलोसिटी की बात जहां भी हो वहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वैसे ही ऐसे ही एल्गोरिथम कैसे बनानी है, आपको पता करना है ये जो लगाया गया है ये क्यों लगाया गया। तो हर एक स्टेप आपसे बोला गया फाइंड हिंज फोर्स। नाउ एक दरवाजा है, उस दरवाजे को घुमा रहे हैं, तो बताइए हिंज फोर्स कितना होगा। तो आप क्या सोचेंगे? फोर्स हमने पढ़ा क्या? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू ma, एसीएम, यानी कि हमें एसीएम निकालना है। नाउ इन रोटेशन अबाउट एक्सिस एसीएम इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अगला स्टेप, सर्कुलर मोशन में सर ने हमें पढ़ाया कितने एक्सीलरेशन, दो तरीके के, एक सेंट्रीपिटल पढ़ाया, एक टेंजेंशियल पढ़ाया। अच्छा, सेंट्रीपिटल होता है आर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा कैसे निकाले? ओमेगा स्क्वायर किसी लोकेशन पर, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, आर अल्फा में अल्फा कैसे निकाले? हमें अल्फा से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है क्या? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ दिस इज एल्गोरिथम, ये आपको पूरी लिखनी होगी और देखना पड़ेगा यहां पर मिसिंग लिंक कौन सा है। समझ में आई बात बच्चों? तो ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को चेक करिए। फाइंड इट्स करेक्ट सॉल्यूशन, mark the concept, algorithm and note it down in your notebook along with the question। मतलब अब आपके पास देखो समय तो है नहीं बहुत ज्यादा, ठीक, तो क्या करोगे उस क्वेश्चन में जो आपसे गलती हुई है ना, जिसमें कॉन्सेप्चुअल एरर हुई है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी सही एल्गोरिथम विद द क्वेश्चन आपको एक नोटबुक में नोट करना है, जो लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़नी है। वो नोटबुक पुरानी वाली भी हो सकती है, शॉर्ट नोट्स वाली भी हो सकती है, लेकिन नोट करनी होगी। प्लस आपको अपनी डायरी में भी नोट करना होगा कि इस तरीके की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये डायरी वो डायरी है जो आपको एग्जाम के पहले पढ़नी होगी। एग्जाम के पहले आप ये डायरी देख कर जाएंगे और इससे कंफर्म होंगे कि यार ये कहीं ये गलती अब दोबारा ना हो जाए, इस बात को आप एश्योर करेंगे उस डायरी की मदद से।
उस डायरी में वो पॉइंट लिखेंगे जिसमें आप ये कसम खाएंगे कि यार आज के बाद ये गलती मुझे नहीं करनी है ना। लास्ट पॉइंट इज रॉन्गली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। आपके पास टाइम की कमी थी, आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। अगर ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्लान है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया है? 45 मिनट्स में पेपर देने हैं। आप कोचिंग के पेपर लाइए, 45 मिनट्स में देते जाइए, ऑटोमेटिकली ये टाइम वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों ये थी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की थी। लॉजिकली साइंटिफिकली मैंने इन पॉइंट्स को नोट किया, या यूं कहें कि हर साल इनको बच्चों को बताता तो था, लेकिन कभी भी मैंने इनको कभी मतलब रिटन फॉर्म में नहीं लिखा था, कभी कभी किसी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दिया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यार ये सारे बच्चों को बताया जाए, तो मैंने इसको आज लिखा और लिख करके आपके सामने लेके आया हूं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं आपकी रैंक मैक्सिमम इंप्रूव हो तो एज इट इज फॉलो करिएगा, प्रॉमिस है रैंक इंप्रूव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।